तेलंगाना में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य दल के नेताओं की होगी धुआंधार रैली और रोड शो। चुनाव आयोग में आज कर्नाटक सरकार दाखिल करेगी अपना जवाब। चुनावी राज्य तेलंगाना के अखबारों में अपनी उपलब्धियों के प्रचार वाले विज्ञापन देने पर आचार संहिता उल्लंघन का है आरोप। सिलक्यारा सुरंग के बचाव अभियान में अपनाए जा रहे 5 तरीके। 36 मीटर तक हुई वर्टिकल ड्रिलिंग। एनडीएमए ने कहा, हल्की बारिश का बचाव अभियान पर नहीं पड़ेगा कोई असर। प्रधानमंत्री के अभियान पर पूरी नजर। गोवा में इफी आज होगा समापन। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की होगी घोषणा। माइकल डगलस को सत्यजीत रे जीवन पर्यटन उपलब्धि पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में संघर्ष विराम को 2 दिन और बढ़ाने पर इजरायल और हमास के बीच बनी सहमति। संयुक्त राष्ट्र ने की सराहना। इजरायली पीएम की मीडिया से अपील, पूरी सावधानी और जिम्मेदारी से करें काम। और खेल की खबरों में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच आज गुवाहाटी में। 2 मुकाबले जीत चुकी टीम इंडिया की नजर अब सीरीज पर कब्जा जमाने की। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं जनादेश से। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। 2 दिन बाद 30 तारीख को यहां मतदान होंगे। उससे पहले आज सियासी दलों के लिए आखिरी मौका है जब वो जनसभा और रोड शो के जरिए पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार कर सकें और उनके लिए वोट मांग सकें। आज शाम के बाद उन्हें डोर टू डोर कैंपेन करने की छूट होगी। लिहाजा आज पूरे दिन सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम दलों के नेता धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। इससे पहले कल बीजेपी के पक्ष में कई रैलियां करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि तेलंगाना को तबाह करने में कांग्रेस और भारत राष्ट्रीय समिति समान रूप से भागीदार हैं। पीएम के अनुसार आदिवासी समुदाय और अनुसूचित जाति समुदाय को बीजेपी ही सशक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से राज्य में मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होगा। वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह ने भी कहा कि कांग्रेस को दिया गया कोई भी वोट बीआरएस को जाएगा। उन्होंने लोगों से सरकार बदलने का आह्वान किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेडक जिले के नरसापुर में विरोधी दलों पर हमला किया, जबकि प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि बीआरएस की सरकार फिर से बनती है तो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और बीआरएस फार्म हाउस से सरकार चलाएंगे और भूमि और शराब माफियों का राज होगा। बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने रायतू बंधु योजना का लाभ किसानों तक नहीं पहुंचने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यदि बीआरएस सत्ता में लौटती है तो योजना की किश्तें फिर से शुरू की जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने तेलंगाना में चुनाव के बीच विज्ञापन देने पर कर्नाटक सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव आयोग ने आज कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार से तेलंगाना में ऐसे विज्ञापनों को तुरंत रोकने के आदेश भी दिए हैं। आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना है। आयोग ने कहा कि इस मामले में किसकी अनुमति से इस तरीके के विज्ञापन चुनाव वाले राज्य में प्रकाशित करवाए जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने जनप्रतिनिधित्व कानून और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की शुरुआत से हल्दी की खेती से लेकर उसे बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। वैसे तो इससे देश भर के हल्दी किसान खुश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तेलंगाना के किसानों में है, क्योंकि वे लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा किया है। तेलंगाना चुनाव ने ये मुद्दा कितना असर डाल सकता है, इसकी पड़ताल की है हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। तेलंगाना के निजामाबाद, निर्मल और जगतियाल जिले हल्दी की खेती के लिए जाने जाते हैं,
लेकिन हल्दी बोर्ड नहीं होने से यहाँ के किसानों को उत्पाद की सही कीमत नहीं मिलने समेत कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से इस क्षेत्र में चुनाव के दौरान विकास के तमाम मुद्दों के साथ हल्दी बोर्ड का गठन भी प्रमुख मुद्दा रहा। लेकिन मोदी सरकार ने यहाँ के लोगों की वर्षों पुरानी इस मांग को पूरा कर दिया। इसी मांग के चलते करीब 12 साल बाद चप्पल पहनने वाले निजामाबाद के किसान मनोहर रेड्डी समेत इस इलाके के हल्दी किसान बेहद खुश हैं। हल्दी के बोर्ड से किसान लोगों तो खुशी है। रेट के बारे में हमारे को रेट दिए तो अच्छा रहते थे बोल रहे किसान लोग 15,000 रुपये क्विंटल को। कांग्रेस वाले बोले हल्दी का बोर्ड देना बोल तो हमारे से नहीं होता बोल के बोले। बीजेपी वाले बोलते थे हमारा गवर्नमेंट आए तो बराबर हमारा गवर्नमेंट आए तो बोर्ड देते बोल के बोले। मैं मेरे जिताए तो हल्दी का बोर्ड सैंक्शन करते बोल के बोले। वो बात नहीं निभाए। हल्दी किसान और इससे जुड़े कारोबारियों का कहना है कि इससे न सिर्फ हल्दी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि वैश्विक बाजार में इसे विशेष पहचान भी मिलेगी। एक जमाने में जो चावल आता था, गेहूं आता था, साल में 1 क्रॉप आती थी, आज 2 क्रॉप आ रही है। तो हो सकता है हल्दी की भी कम से कम साल में 1 क्रॉप आ रही है, 2 बार आना शुरू हो जाए तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। कोई भी पार्टी आने तो एक टर्मरिक बोर्ड नहीं लगाया, अभी लगा रहे। मोदी साहब आने के बाद दिया ना, किसान लोग खुशी है और जल्दी आके और हल्दी लगा के खुशी होता है। जानकार भी मानते हैं कि हल्दी बोर्ड के गठन से न सिर्फ तेलंगाना के किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा बल्कि इस विधानसभा चुनाव में जब मतदाता वोट डालने जाएगा तो हल्दी बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण फैसले जरूर उसके जहन में होंगे। तो इसका फ़ायदा पूरे जो 7 सीट हैं जो निज़ामाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जो कुछ सीट्स करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, कुछ बगल के जगित्याल डिस्ट्रिक्ट्स में भी आते हैं, तो इसका फ़ायदा। और ये पूरे जो हल्दी के फार्मर्स है वो पूरे एरिया में है, तो उनको डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। निजामाबाद के अधिकांश क्षेत्रों में हल्दी किसान निर्णायक मतदाता हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हल्दी बोर्ड के गठन के फैसले के बाद जनता अपना जनादेश किसे देती है। निजामाबाद से डीडी न्यूज़ के लिए उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट। और अब बात उत्तरकाशी जिले में फंसे 41 श्रमिकों की। उत्तरकाशी जिले में ध्वस्त सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बचाव अभियान में 5 तरीके अपनाए जा रहे हैं। वर्टिकल ड्रिल में अभी तक 36 मीटर खुदाई हो चुकी है। इससे श्रमिकों को और ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद मिलेगी। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। सोमवार सुबह केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सिलक्यारा सुरंग में गए और ताजा हालात का जायजा लिया। तो वहीं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू ने भी सिलक्यारा टनल में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। इधर नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि मजदूरों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच हल्की बारिश की भी संभावना है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं उत्तराखंड सरकार में सचिव नीरज खैरवार ने कहा कि मजदूरों के मानसिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा अभी भी फोकस किया जा रहा है। इक्विपमेंट जो भी जरूरत है उसके मुताबिक, हुक्म के मुताबिक लाया जा रहा है। एक मीटरोलॉजिकल रिपोर्ट के मुताबिक अभी एक येलो अलर्ट है आईएमडी से, जिसके मतलब एक लाइट रेन, थोड़ी धीमी बारिश वहां पर हो सकती है अगले 24 से 48 घंटे में। बट इसका कोई अंदेशा ऐसा नहीं है कि इससे काम पर किसी तरह की बाधा पड़ेगी। हमारा कल काम था वो उगर मशीन निकालने वाला, वो प्रॉपर पूरा हो चुका है। और आगे का काम अभी जो पाइप वेल्ड करने का भी है, वो भी 3 मीटर का एक पाइप ऑलरेडी वेल्ड कर लिया गया है। जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो सबसे अटमोस्ट एस्पेक्ट है। जो अंदर लोग हैं उन सभी का ध्यान रखा जाए। जो किसी भी प्रकार से उनकी जो हेल्थ है उसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलती रहे। उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जितने भी हमारे साइकेट्रिस्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनसे उनका काउंसलिंग और कंसल्टेशन लगातार चलता रहे।
उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे मजदूरों की सेहत की जानकारी के लिए रोबोटिक्स इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस काम के लिए भारतीय सेना ने ड्रोन मैन मिलिंद राज से संपर्क किया। यहाँ पे जितने भी 41 लोग फंसे हुए हैं उनकी मेंटल वेलबींग के लिए टेक्नोलॉजी हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये होम ग्रोन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है। हालांकि मेरा बहुत ही छोटा सा एक रोल है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब अंदर कोई इतने दिनों तक फंसा रहता है तो उसकी मानसिक जो हालत होती है वो बहुत ही असंतुलित हो जाती है। तो हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि उनको राउंड द क्लॉक मॉनिटर करेंगे, उनकी हेल्थ को मॉनिटर करेंगे। फंसे श्रमवीरों को बचाने के लिए जहां सुरंग के अंदर बचाव कार्य जोरों पर है, तो वहीं सुरंग के मुख्य द्वार पर प्रार्थना और हवन भी किए जा रहे हैं। सभी लोग चाह रहे हैं कि फंसे हुए श्रमिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ब्यूरो इनपुट के साथ ओपी यादव की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 1 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र से पहले विधान भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन में सुचारू संचालन में सभी सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा की। साल 2023 में यह विधानमंडल का तीसरा और 18वीं विधानसभा का 6वां सत्र होगा। पंजाब विधानसभा का सत्र भी आज से शुरू होगा। 2 दिवसीय सत्र में सरकार कुछ अहम विधेयक पेश करने वाली है। हालांकि सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने 10 मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की है, जिसमें कानून व्यवस्था, किसानों से जुड़े मुद्दे, नशा तस्करी, प्रदेश पर बढ़ता कर्ज, सरकारी खजाने की फिजूल खर्ची जैसे विभिन्न मुद्दे सदन में उठाए जा सकते हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने केवल 2 दिन का सत्र बुलाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। देश की जनता को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सूचना और लोगों तक उसके लाभ को पहुंचाने के मकसद से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज दक्षिण भारत के राज्यों में भी जारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के दूर दराज के गांव और ग्रामीण आदिवासी इलाकों के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यात्रा के तहत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के फायदों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए देखते हैं कर्नाटक में विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट। नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति में विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड से किया था। इस संकल्प यात्रा को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मिल रही है। मैसूर में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 15 तारीख को इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा कई जिलों में सफल हो रही है। चिकमगलूर, बेलगांव, रायचूर, कोलार, मैसूर, कोप्पल, हावेरी और कई अलग अलग जिलों में लोग जमकर विकसित भारत के लिए संकल्प ले रहे हैं और केंद्र की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर से लेकर हाईटेक ड्रोन इस यात्रा का एक अहम हिस्सा है। यात्रा का मकसद है उन लोगों तक पहुंचना जो अब तक केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहे। मेरी बेटियों का इलाज चल रहा था। हमें बहुत पैसा खर्च किया। बाद में केंद्र सरकार की इंश्योरेंस योजना का पता चला और अकाउंट में 2 लाख रुपया जमा हुआ। यह है चिकमगलूर जिले के रहने वाले असगर अली, जो एक छोटे व्यापारी हैं और चूड़ियां बेचने वाली एक फैंसी स्टोर चलाते थे। लेकिन असगर को जब पता चला कि केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के तहत उन्हें लोन मिल सकता है, तो उन्होंने 1,90,000 का लोन लिया। बिना किसी झंझट के उन्हें स्थानीय बैंक शाखा में लोन मिला और वे अब अपनी फैंसी स्टोर का विस्तार कर सके। मुझे मुद्रा लोन से बहुत फायदा मिला। अब मेरी 4 स्टोर्स है। ये लोन से अब मेरी दुकान में ज्यादा माल रखता हूँ। इस यात्रा में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ग्राम पंचायतों के मुखिया, सरकारी अधिकारी और कई लोग गांव के लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ रहे हैं। पिछले 9 साल से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें हम लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं।
पंचायत के तमाम अधिकारी भी ये काम कर रहे हैं। धारवाड़ और मैसूर में विकसित भारत यात्रा में एक तरफ महिलाएं रसोई गैस सिलेंडर की रजिस्ट्रेशन करा रही हैं, तो दूसरी तरफ गैस एजेंसी की महिला डिस्ट्रीब्यूटर भी दूसरी महिलाओं की मदद कर रही हैं। पहले हम लकड़ी पर खाना बनाते थे और धुएं के चलते हमारी सेहत पर असर पड़ता था, लेकिन अब गैस कनेक्शन मिलने से जिंदगी बेहतर हो गई है। कई दूर दराज के गाँव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का केंद्र बिंदु ये हाईटेक ड्रोन है, जिसके जरिए किसानों को अपने खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराने का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है। ड्रोन से कीटनाशक दवाई स्प्रे कर हम समय और मजदूरी बचा सकता है। ये बहुत फायदेमंद है। संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप स्कीम्स और एकलव्य मॉडल पर भी रोशनी डाली गई। कर्नाटक में 12 EMRS हैं जो छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। छात्र यहां से पास होने के बाद IIT जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश कर रहे हैं। कई अभिभावक इस विकसित यात्रा के दौरान ये संकल्प लिया कि वे अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाएंगे। हमारे गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ये वैन यहाँ आई तो हमें एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में पता चला। ये भी पता चला कि चिकमंगलुरु में भी एक ऐसा स्कूल है। अब मैं चाहती हूँ अगले साल मेरे बच्चे इस स्कूल में दाखिला लें। वाराणसी में देव दीपावली बेहद भव्य और अलौकिक तरीके से मनाई गई। काशी की देव दीपावली देखने के लिए 80 देशों के राजदूत या उस देश के प्रतिनिधि अपने परिवार के साथ काशी के नमो घाट पहुंचे, जहां उनका स्वागत पारंपरिक नृत्य के माध्यम से किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनका स्वागत किया। सबने साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली की शुरुआत की। उसके बाद सभी अतिथि क्रूज पर सवार हुए और गंगा के हर घाट की छटा निहारी। बेहद ही खूबसूरत और अलौकिक दृश्य, जहां पारंपरिक नृत्य के साथ देव दीपावली का आयोजन किया गया और 80 देशों के राजदूत या उसके प्रतिनिधियों ने इस देव दीपावली में हिस्सा लिया। काशी की देव दीपावली का एक कार्यक्रम एक स्पिरिचुअल इवेंट बनकर के देश और दुनिया के अंदर छा गया। एक साथ 70 देशों के एम्बेसडर्स और अन्य राजनयिक इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के इस पूरे कार्यक्रम को पूरी दुनिया के अंदर आज फैलाने में सफल हुए हैं। हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं और जितने भी हमारे अतिथि आज आए हैं इन सब का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गोवा में चल रहे 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज समापन होगा। आज फ्रांसीसी फिल्म एंडलेस समर सिंड्रोम का एशियाई प्रीमियर होगा। इसके साथ ही गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की भी घोषणा होगी। अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता माइकल डगलस को समापन समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दुनिया भर के रुपहले पर्दे के बड़े नामों में शुमार अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण में हिस्सा लेने पहुंचे। साथ में सुप्रसिद्ध अभिनेत्री कैटरीना ज़ेटा-जोन्स भी इफ्फी के मंच पर नजर आईं। इफ्फी के 54वें संस्करण में माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सत्यजीत रे से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। When I realized that he was not only the director, but he was a writer, that he was a film editor, that he was a musician, that he authored books, he was quite an extraordinary man. And then also the sense of dealing with people, he would not think of being heroic or large scale, but showing a reality and a texture that we had known about. All left me with an impression.
माइकल डगलस ने ऑस्कर से लेकर एमी और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, पाम डियोर, कैन जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किए हैं। इस फहरिस्त में एक और प्रतिष्ठित पुरस्कार जुड़ गया है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सिनेमा आज वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी लगातार दर्ज करा रहा है। Let me just thank the IFFI so much. Thank you so much for all the good work that you've been doing on this festival. Congratulations! It's a great job, and thank you all so much for being here. इस मौके पर विख्यात अभिनेत्री कैथरीन ज़ेटा-जोन्स भी मौजूद थी। फिल्म ओम शांति ओम और लंच बॉक्स का जिक्र करते हुए उन्होंने भारतीय फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई। When my kids were very small, my son will tell you that we showed him Om Shanti Om, which was one of my favorite movies. And Dylan had to, when his friends came over, he was like, "Do you want to see a movie from India? It's my mom's favorite movie, and we love it." And I would love to be part of something in the industry. In fact, one of my favorite movies, which is not Bollywood, is called The Lunchbox, which is one of my favorite movies of all time. माइकल डगलस 28 नवंबर को मास्टर क्लास लेंगे, जहां वे सिने प्रेमियों के साथ अपने अनुभव भी बांटेंगे। मंगलवार को इफ्फी के 54वें संस्करण का समापन हो रहा है। बेहद आत्मीयता के साथ, खुले दिल के साथ माइकल डगलस ने सत्यजीत रे को याद किया और भारतीय फिल्मों में काम करने की इच्छा भी जाहिर की। यही तो आकर्षण है, प्रभाव है भारतीय सिनेमा का कि आज विश्व के श्रेष्ठ कलाकार भी यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ जया सिन्हा, डी न्यूज़, पणजी, गोवा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इजरायली सेना की ओर से जारी किए गए वीडियो में इजरायल और मिस्र के बीच सीमा पर मानवीय सहायता वाले ट्रक दिख रहे हैं। गजा में 4 दिनों के संघर्ष विराम को और 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। संघर्ष विराम समझौते ने सहायता ट्रकों को गजा में प्रवेश करने की अनुमति दी है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा गया है कि गजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम को 2 दिनों के लिए और बढ़ाया जाएगा, जिससे और बंधकों और कैदियों की रिहाई हो सकेगी। कतर इजरायल और हमास के बीच बातचीत में मध्यस्थता कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसकी सराहना की है। सूत्रों के अनुसार यह घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से सोमवार को कतर के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद की गई है, जिससे 4 दिवसीय संघर्ष विराम को सुलझाने में मदद मिली थी। मूल समझौते की शर्तों के तहत हमास को लड़ाई में प्रत्येक अतिरिक्त दिन के संघर्ष विराम के लिए 10 बंधकों को रिहा करना होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पार्थेनन की मूर्तियों के विवाद के बीच ग्रीस के प्रधानमंत्री कुरियाकोस मित्सोटाकीस के साथ बैठक रद्द कर दी है। आज लंदन में ये बैठक होनी थी। ग्रीस ने कई बार ब्रिटिश संग्रहालय से 2500 साल पुरानी मूर्तियों को स्थायी रूप से वापस करने के लिए कहा है, जिन्हें ब्रिटिश राजनयिक लॉर्ड एल्गिन ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पार्थेनन मंदिर से हटा दिया था। लॉर्ड एल्गिन उस वक्त ओटोमन साम्राज्य में राजदूत थे। अब ग्रीस के प्रधानमंत्री का कहना है कि सुनक के आयोजित बैठक में मूर्तियों से संबंधित मुद्दे पर भी बातचीत की उम्मीद थी, पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कुछ घंटे पहले ही नियोजित बैठक को रद्द कर दिया। दुबई में आज से विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। 12 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे। ये सम्मेलन जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं बैठक का हिस्सा है, जिसे COP28 के नाम से जाना जाता है। और अब खेल से जुड़ी खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। पहले 2 मुकाबले अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया की कोशिश आज तीसरा मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज में बने रहने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना होगा। गौरतलब है कि भारत ने सीरीज के पहले मैच में 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेट से जीत हासिल की थी और दूसरे मैच 44 रन के अंतर से अपने नाम करने में वे सफल रहा।
और जाने से पहले आपको दिखाते हैं, दिल्ली में चल रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला सोमवार को संपन्न हो गया। मेले के दौरान सर्वश्रेष्ठ कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, साथ ही बहुत ही अच्छे प्रदर्शन देखने को मिले। और इसी के साथ आप इस रिपोर्ट का आनंद लीजिए और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के आखिरी दिन यानी सोमवार को फव्वारों की संगीतमय शाम के साथ समापन हुआ। जी हां, ITPO द्वारा आयोजित इस समापन समारोह में थीम के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पंडाल सजाने के लिए मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। राज्यों में ओडिशा को तो संघ शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। स्वच्छ पंडाल के लिए पंजाब और सशक्त भारत के लिए वस्त्र मंत्रालय को स्वर्ण पदक मिला। PSU में PNB को जहां स्वर्ण पदक से नवाजा गया तो वहीं विदेशों के पंडाल में UAE को स्वर्ण पदक मिला। मंत्रालय और विभागों में आयुष मंत्रालय को स्वर्ण, CBDT और इनकम टैक्स को रजत, रेल मंत्रालय को कांस्य और इलेक्ट्रॉनिक एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। सबसे लोकप्रिय पंडाल के लिए इनकम टैक्स को स्वर्ण पदक, खान मंत्रालय को रजत और ऊर्जा मंत्रालय को कांस्य पदक प्रदान किया गया। इस 14 दिनों के मेले में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया। 42वां हमारा अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर जो रहा है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व सफल तौर पे सफल रहा है। नए कीर्तिमान हासिल किए हमने, कई नई चीज़ें हमने लोगों के लिए इंट्रोड्यूस की और कई पुराने रिकॉर्ड भी हमने तोड़े। मेले के आखिरी दिन काफी संख्या में भीड़ उमड़ी और लोग काफी उत्साहित नजर आए। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, देखते ही मन खुश हो गया हमारा। नई चीजें हैं यहाँ पर, हर साल यहाँ हम आते हैं। बहुत अच्छा लगा, भीड़ बहुत है, अच्छा लग रहा है, खुश हो रहे हैं, सब चीज़ अच्छी मिल रही है। मेले में उमड़ी भीड़ से व्यापारी वर्ग भी काफी उत्साहित नजर आया। बढ़िया रहा है क्योंकि इनका एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बना है, लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देखने आए हैं और जो भीड़ आई है तादाद के अंदर उसकी आप पूछिए मत। हमने देखा कि लोग ना सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं, इनको खरीद भी रहे हैं। तो बम्पर सेल रही है, लगातार काउंटर चलते रहे। बहुत सारे नए कस्टमर मिले, बहुत सारे पुराने कस्टमर थे और जैसे जनरल देखा जाए तो ये मेला हर एक वर्ग को बढ़ाने के लिए है। गौरतलब है कि ये भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक चला। इस बार ये मेला 1,10,000 वर्ग मीटर में आयोजित किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा मेला रहा। मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई थी। मेले के आखिरी दिन काफी संख्या में दर्शक पहुंचे और लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।